तो आज हम इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 13 जो स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिकल पॉलिसी में देख लेते हैं क्या होता है कि फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट हम पे टैक्स और अपने खर्चे के लिए जितना भी अमाउंट चार्ज करती है हमसे, उसको हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। जो कि गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री गवर्नमेंट बनाती। टैक्स क्या होता है? तो कंपलसरी चार्ज होता है या फिर लीवाई जो हम गवर्नमेंट हम पे लगाती है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं टैक्स बेस पे। तो जो भी ऑब्जेक्ट जिस पे टैक्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं टैक्स बेस। फॉर एग्जांपल पार्ले जी का पैकेट, तो वो कैसे टैक्स बेस हुआ। उसके बाद टाइप्स की बात करें तो दो आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जो कि नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब कि आपको इनकम टैक्स, आपको जो सैलरी मिल रही है उसी पे गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, तो आप ही जो है वो पे करोगे, कोई और नहीं। वही इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल जीएसटी गवर्नमेंट लगाती कंपनी के प्रोडक्ट्स पे, लेकिन कंपनी जो प्रोडक्ट के टैक्स है वो हमको ट्रांसफ़र कर देती है। तो वो ये इनडायरेक्ट टैक्स रहता है, और ट्रांसफरेबल टैक्स जिसको हम बोलते हैं। जो डायरेक्ट टैक्स रहते हैं वो टारगेटेड रहते हैं, मतलब कि एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को हम टारगेट कर सकते हैं और स्पेसिफिक कैटेगरी के पर्सनस को हम टारगेट कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पे दो टर्म्स आती है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस। इम्पैक्ट क्या? हु इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू पे द टैक्स, मतलब क्या? फॉर एग्जांपल सैलरी का इनकम टैक्स, गवर्नमेंट ने आप पे टैक्स लगाया है, तो इम्पैक्ट किस पे होगा? आप पे होगा। इंसिडेंस मतलब क्या? फाइनल आखिरी में जाके वो टैक्स किसने पे करा? तो वो आपने खुद ने करा अपनी सैलरी से काट के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंस। वही हम बात करें जीएसटी की, तो गवर्नमेंट ने इम्पैक्ट मतलब टैक्स किस पे लगाया? कंपनी के प्रोडक्ट पे लगाया, कंपनी के प्रोडक्ट पे लगाया। लेकिन इंसिडेंस मतलब फाइनल में आखिरी में जब पे किसने करा? तो पे कस्टमर करने करा। तो इम्पैक्ट और इंसिडेंस अगर एक ही पर्सन पे होता है तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और अगर इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेपरेट पर्सन पे होता है तो हम उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेशन सिस्टम पे। तो टैक्स जो है, फर्स्ट आते हैं हम प्रोग्रेसिव पे। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 10,000 रुपीज़, तो गवर्नमेंट ने आपको चार्ज किया अराउंड 2% टैक्स। ठीक है। इसके बाद आपकी सैलरी हो गई 20,000 रुपीज़, तो गवर्नमेंट ने आपको चार्ज किया 3%। तो एक तरह से जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जा रही है, आपके ऊपर टैक्स रेट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है इनकम टैक्स एक्ट, जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंडिविजुअल से और कंपनी से लिया जाता है। इसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या? जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है, सैलरी इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे जो आप टैक्स पे कर रहे हो वो कम होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी सैलरी थी 10,000 रुपीज़। ठीक है। आपने एक 5 रुपये का पार्ले जी बिस्कुट खरीदा, पार्ले जी खरीदा। ठीक है, और उस पर आपने टैक्स पे किया इतना 1 रुपीज़ का, और 1% का, 1% उस 5 रुपये पे। अब आपकी सैलरी हो गई 20,000, और आपने पैसे कितने पे किया? अभी भी टैक्स कितना पे किया? 1% ऑफ 5 रुपीज़। 1% ऑफ 5 रुपीज़ मतलब क्या? आपकी सैलरी तो बढ़ गई है, लेकिन कंपैरिजन करें पहले के मुकाबले, तो आपने इस बार कम टैक्स पे किया। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। मतलब कि सैलरी जैसे जैसे इंक्रीज होती है, जो परसेंटेज आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो वो डिक्रीज होता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सेम, ज़्यादा सैलरी पे भी सेम इनकम टैक्स और जो भी सेम सेल टैक्स जो है पे कर रहे हो। ये इसमें आता है इनडायरेक्ट टैक्स जो रहते हैं ज़्यादातर रिग्रेसिव इन नेचर रहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है प्रोपोर्शनल टैक्स, जो जो कॉरपोरेट्स पे लगता है। मतलब क्या? कि कंपनी ए है, उसको प्रॉफिट हुआ है, फिर भी वो 22% टैक्स पे कर रही है। 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और वो 22% टैक्स पे कर रही है। ठीक है। यहाँ पे दूसरी कंपनी बी है, उसको 900 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, फिर भी वो पे कितना कर रही है? 22% टैक्स यहाँ पे कर रही है। ठीक है। तो टैक्स यहाँ पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी, मतलब
कोई सी भी कंपनी कितना भी प्रॉफिट जनरेट कर रही हो, टैक्स वो हमेशा सेम पे कर रही है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं स्पेसिफिक टैक्स पे। तो स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है कि वो फिजिकल अपीयरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स पे अप्लाई होता है। जैसे कि कार की लेंथ, ठीक है, जितनी ज़्यादा कार की लेंथ होगी उतना ज़्यादा उस पर टैक्स लगता है। सेकंड एग्जांपल होता है पेट्रोल। अब पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट अलग से लगाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगाती है वो 7 रुपीज़ पर लीटर है। 7 रुपीज़ पर लीटर मतलब क्या, 1 लीटर आप पेट्रोल खरीदोगे आपके पास 7 रुपये चार्ज लगेगा। ठीक है। वही सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस पे लगाती है। मतलब आपने 50 रुपये पेट्रोल खरीदा, उस पर आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल पेट्रोल के भाव जो है बढ़ गए हैं। अब चूंकि पेट्रोल के भाव बढ़ गए तो आपको एक तरह से टैक्स भी थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए या फिर डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे भी आप 7 रुपीज़ टैक्स ही लगा रहे हो। अब फॉर एग्जांपल पेट्रोल के भाव गिर गए, अब आप टैक्स जो अमाउंट है पेट्रोल, फॉर एग्जांपल 100 रुपये पेट्रोल खरीद रहे हो और आप इस पर चार्ज कितना कर रहे हो, 7 रुपये। तो मतलब क्या, रेट जो आप टैक्स रेट जो पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, वो चेंज नहीं हो रहा है, भले ही मार्केट प्राइस की कैसी भी चेंज जाए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेंज होगा। करेक्ट। अगर आप 50 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद रहे हो और कल 60 रुपये लीटर हो गया, तो आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा 5% कंपेरिजन में। ठीक है, ये टैक्स बढ़ जाएगा। आप ज़्यादा टैक्स पे करोगे, 50 रुपीज़ के ऊपर 5% और 60 रुपीज़ के ऊपर 5%। वैल्यू डिफरेंस होता है, डिफरेंट होती है। करेक्ट। तो यहाँ पे एड वैलोरम मतलब क्या, स्पेसिफिक एड वैलोरम जिसको हम वैल्यू के ऊपर टैक्स अप्लाई करते हैं, वैल्यू के ऊपर टैक्स अप्लाई करते हैं मतलब प्राइस पेट्रोल की, तो उसको हम बोलते हैं एड वैलोरम। अब ये जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं इस कंपेरिजन टू स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है। इसके बाद दो और टाइप के टैक्स आते हैं एडिशनल टैक्स में, जिसको हम बोलते हैं सरचार्ज और सेस। सरचार्ज क्या होता है कि परमानेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 10 लाख रुपए साल की। ठीक है। तो गवर्नमेंट को लगता है कि आप और टैक्स पे करने के कर सकते हो, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर सरचार्ज जो है एक्स्ट्रा, मतलब एग्जिस्टिंग सैलरी के ऊपर, एग्जिस्टिंग टैक्स के ऊपर और एक्स्ट्रा चार्ज लगा देगी, जिसको हम बोलते हैं सरचार्ज। और ये परमानेंट होता है ज़्यादातर। इसके बाद होता है सेस। सेस क्या होता है, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए बना होता है। फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत सेस पहले होता था। इसके पहले अभी होता था जीएसटी कंपनसेशन, जो 2026 में फिनिश हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब जैसे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है, हम ये टैक्स पे करना और सेस जो है बंद कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सेस और सरचार्ज पे कब और क्यों कौन करता है और कलेक्ट कौन करता है। तो फॉर एग्जांपल शेड्यूल 7 में सेंटर को पावर दी गई है। शेड्यूल 7 में हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैन इंडिया लेवल मतलब पूरे इंडिया पे इनकम टैक्स को इम्पोज कर सकती है, ये पावर सेंटर को मिली है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि सेंटर सारा पैसा खुद ही रख लेगी। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, सेंटर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसके लिए सेटअप होती है फाइनेंस कमीशन। अब जो ये फाइनेंस कमीशन है वो टैक्स डिवोल्यूशन करती है। टैक्स डिवोल्यूशन मतलब क्या, कि कितना जो टैक्स है वो स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होगा और कितना टैक्स जो है सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। टैक्स जो है स्टेट और सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पैन इंडिया टैक्स कलेक्ट करती है और इम्पोज करती है इनकम टैक्स। ठीक है। अब ज़्यादातर टैक्स जो है डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में आते हैं। मतलब क्या, इस डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस से जो है सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेंटर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। लेकिन जो सरचार्ज और सेस है वो डिविजिबल पूल में नहीं आते। मतलब सरचार्ज और सेस और गवर्नमेंट ना चाहे तो उसको स्टेट के साथ शेयर करने से मना कर सकती है या फिर कर सकती है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि ये डिविजिबल पूल ऑफ टैक्स में नहीं आते। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं
तो यहाँ पे कुछ आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये ड्यूटीज होती है, ठीक है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और सेफ गार्ड ड्यूटी। एंटी डंपिंग मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल अभी ये चल रहा है कि जो ईयू है और यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने चाइना पहले अपने प्रोडक्ट जो है ईयू को सेल करती थी, ठीक है। चाइना पहले अपने प्रोडक्ट ईयू को सेल करती थी, लेकिन एकदम से यू इस पे यूरोपियन यूनियन जो है इस पे स्टॉप या कुछ चार तारीफ टैरिफ बढ़ा देती थी, जिसकी वजह से क्या होता है, चाइना जो अपने प्रोडक्ट है वो ईयू को सेल नहीं कर पाती। अब जो चाइनीज कंपनीज हैं उनके पास एक्सेस प्रोडक्ट बच चुके हैं। तो वह क्या करेगी कि चूंकि जीरो सारे प्रोडक्ट को कचरे में डालने से बेटर है कि आप किसी दूसरी कंट्री में इसको सस्ते दाम में बेच दो, ठीक है। तो एक तरह से क्या, चाइना जो है अपने बचे हुए प्रोडक्ट्स को सस्ते दाम, चाइनीज कंपनीज जो है अपने बचे हुए प्रोडक्ट को इंडिया के मार्केट में डंप करना स्टार्ट कर देगी। तो उसको हम बोलते हैं हम एंटी डंपिंग ड्यूटी। मतलब एक तरह से चूंकि आप इसको हम बोलते हैं सरप्राइज्ड प्राइजेस, मतलब किसी कोई कंपनी जो है जब अपने प्राइस को बहुत ज़्यादा कम कर लेती है ताकि उनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंडियन मार्केट में बढ़ सके, तो इसको हम बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। इसके बाद आता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल चाइनीज कंपनी है सी, और इस पर चाइना ने जो इनको सब्सिडी दे रखी है, मतलब फॉर एग्जांपल कार बना रही है, फिर उसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बना रही है, तो यहाँ पे इनको सब्सिडी मिल रही है। अब चूंकि यहाँ पे इनको सब्सिडी मिल रही है तो इंडियन मार्केट में ये सस्ते दाम में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी अप्लाई करती है, ठीक है। इसके बाद आता है सेफ गार्ड। सेफ गार्ड मतलब क्या, फॉर एग्जांपल इंडिया में जो है सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट चाहती है हम प्रमोट करें लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, लेकिन जो फॉरेन कंपनी और चाइनीज कंपनी से प्रोडक्ट आ रहा है उनकी कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी ज़्यादा है। चाइनीज के पास जो है टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से वो जो सोलर सेल्स है वो काफ़ी सस्ते दाम में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से कॉम्पिटिटिवनेस पे अफेक्ट पड़ रहा है इंडियन मार्केट में। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इनके ऊपर सेफ गार्ड ड्यूटी लगा देती है। मतलब क्या, अब यहाँ पे चाइनीज़ प्रोडक्ट है थोड़े से महंगे हो जाएंगे और इंडियन प्रोडक्ट कंपैरिजन में सस्ते हो जाएंगे, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बनी रहती है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं तो इनकम टैक्स पे आते थे। इनकम टैक्स जो है पहले सबसे पहले ब्रिटिश लाए थे 1880 में। अभी करंट में हम बात करें तो 1961 में हमारा करंट प्रोविजन है, और नया आईटी रूल भी यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। इसके बाद इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं जो इनकम टैक्स के अंदर ही आते हैं। इंडिविजुअल तो हम सैलरी आती है, कॉर्पोरेट यहाँ पे प्रॉफिट जो कमाते हैं उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल कॉर्पोरेट टैक्स। इसके बाद आता है कंसेप्ट टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग मतलब क्या, जो आप इनकम टैक्स फिल करते हो तो कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसके थ्रू आप जो है अपना टैक्स जो है कम करवा सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं टैक्स प्लानिंग, ठीक है। और ये लीगल होता है। मतलब क्या, कुछ प्रोविजंस होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू जो आप जिसके थ्रू अपना टैक्स जो है कम कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रखा है या फिर लोन ले रखा है मार्केट से, तो आप ये टैक्स में बताकर अपना टैक्स जो है रिडक्शन करा सकते हो टैक्स में, ठीक है। उसके बाद आता है आर्म लेंथ प्राइसिंग। मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल एक ही शॉपकीपर है, दुकानदार है, शॉपकीपर है, दूसरा है कस्टमर। अब दोनों के जो ऑब्जेक्टिव और मोटिव जो है अलग अलग है। तो फॉर एग्जांपल शॉपकीपर जो है पता ही कस्टमर जो है आते से ही प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा के बोलेगा, कम दाम में लेगा, तो पहले से 700 रुपीज़ बता देता है। अभी कस्टमर यहाँ पे आता है, उसको बोलते हैं कि अब कस्टमर को पता है कि शॉपकीपर ज़्यादा प्राइस ले रहा है, तो शॉपकीपर कस्टमर क्या बोलेगा कि आप मुझे 200 रुपये में ये प्रोडक्ट दे दो। मतलब कहाँ 700 रुपये, कहाँ 200 रुपये, मुझे 200 रुपये भाव लगा आप इसका। ऐसा करते करते फिर शॉपकीपर बोलता है नहीं मैं आपको 600 में दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आप यहाँ से उठ के जाने लगते हो, फिर शॉपकीपर एकदम से आपको रोक के बोलता है भैया रुक जाओ। फिर शॉपकीपर धीरे धीरे करके 500, फिर 400, और आप 400 में मान जाते हो, ठीक है 400 में हम ले लेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये 400 रुपये क्या हुआ, आर्म्स लेंथ प्राइसिंग हुई, आर्म्स लेंथ प्राइसिंग, ठीक है।
इसके बाद हम आते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज पे। टैक्स हेवन कंट्रीज क्या होती है, जहाँ के जिनके जुरिस्डिक्शन में काफ़ी कम टैक्स, मतलब 0 और 2% काफ़ी नेग्लिजिबल अमाउंट पर टैक्स लगाती है। जिससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो आपका इनकम टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है वो अपनी लोकल कंपनीज में लगाएंगे, जहाँ इंडियन कंपनीज पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब कोई इंडियन कंपनी जो है इन टैक्स हेवन में जाकर बैठ जाए, तो जो आपका इनकम टैक्स है वो इंडियन कंपनीज पे अप्लाई नहीं होगा। करेक्ट। क्योंकि टैक्स, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर कंपनीज जो है टैक्स हेवन कंट्रीज में जाना पसंद करती है, और ये बिल्कुल लीगल है। लीगल है, इलीगल नहीं है, ठीक है। लेकिन टैक्स इवेजन मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आपका जो बिजनेस चल रहा है वो ज़्यादातर कैश पे चलता है, मतलब आपके कैश में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कैश में ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, और आपकी कमाई कितनी हुई है, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। लेकिन जब आप टैक्स फॉर्म फिल करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे 5 लाख, तो आपको छूट मिल जाएगी यहाँ पे, तो मतलब आपको टैक्स जो है जीरो पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी, इसको हम बोलते हैं टैक्स इवेशन। मतलब क्या, आप टैक्स से भाग रहे हो और ये इलीगल होता है। इसके बाद आता है टैक्स अवॉइडेंस। अब टैक्स अवॉइडेंस लीगल होता है, मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आप कंपनी आपकी एक इंडिया में और एक फॉरेन में है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर रही है, तो आप क्या करोगे, अपनी कंपनी जो है शिफ्ट कर लोगे फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे टैक्स कम पे करना पड़ रहा है। अब यहाँ से आप टैक्स मैन्युफैक्चर जो है इंडिया में कर रहे हो, लेकिन एक कंपनी कहाँ पे शिफ्ट कर ली है, बाहर, ताकि आपको टैक्स जो है कम पे करना पड़े। तो जिसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉफिट, और शिफ्ट प्रॉफिट जो हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ कर लेते हैं, वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इसके बाद आता है ट्रांसफर प्राइस। तो ट्रांसफर प्राइस क्या होता है, पार्टी और कंपनी में ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज टू अनदर पार्टी फॉर अ प्राइस। मतलब क्या, कि एक तरह से आप यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि देखो, मैं जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन कंट्री से मंगा रहा हूँ, बाहर से मंगा रहा हूँ, जिसका खर्चा लग रहा है, ताकि आपका टैक्स जो है अवॉइड कर सको, ठीक है। अब जो हमने समझा अभी कि कंपनी जो है अपना, अब कंपनी जो शिफ्ट कर लेती है दूसरी टैक्स हेवंस में, तो उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। मतलब कंपनी अपना प्रॉफिट जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर लेती है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन इनके लिए क्या होता है, OECD और G20 सारी कंट्री मिलकर एक प्रोविजन लाई है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग एक्शन प्लान। इसमें 15 पिलर्स है और 141 कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्सेशन। अब इसमें जो इंडिया सिग्नेटरी है, लेकिन और काफ़ी सारी कंट्रीज ने इसको पार्टिसिपेट करा है, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि जब अगर आपने ये लॉज लाए हो, तो एक तरह से आपको अपने जो टैक्स लॉज है, कंट्री के जो टैक्स लॉज है उसमें चेंज करना पड़ेगा, और वो अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। इसके दो पिलर से, फर्स्ट पिलर होता है 50% टैक्स मिनिमम। मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल कंट्री, अब फॉर एग्जांपल हम लेते यहाँ पे कंपनी, गूगल कंपनी है, अपना उनकी जो, जहाँ पे जो ओरिजिन हुआ है गूगल का, वो है USA। लेकिन उन्होंने अपना कंपनी जो है शिफ्ट कर लिया, और IPR जो शिफ्ट कर लिया है दूसरी कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल दूसरी कंट्री में, कंट्री ए में। अब चूंकि इस कंट्री ए में इनको यहाँ पे क्या होगा, 2% टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे तो गूगल ने यहाँ पे यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, ताकि उनको 2% टैक्स पे करना पड़े। तो यहाँ पे USA गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे 15% क्योंकि टैक्स मिनिमम है, तो यहाँ पे 13% टैक्स उनके ऊपर, गूगल के ऊपर लगा देगी। मतलब क्या, कि अब गूगल को USA में 13% टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ यहाँ पे, 15%। अब आपको इर्रेस्पेक्टिव आप कोई से भी कंट्री में हो, USA में हो या फिर कंट्री ए में हो, आपको जो है 15% टैक्स जो है पे करना ही पड़ रहा है। तो बेस्ट है गूगल के लिए आप यहाँ से हट जाओ और USA में ही पूरा 15% टैक्स पे कर दो, ठीक है। तो ये होता है सेकंड, ये था सेकंड पिलर। फर्स्ट पिलर क्या बोलता है, कि
फॉर एग्जांपल मेटा, मेटा कंपनी जो अपने प्रॉफिट है वो कैसे कमाती है, एडवर्टाइजमेंट से, एडवर्टाइजमेंट से। अब ठीक है, लेकिन अब इसकी मार्केट तो इंडिया का यूज़ कर रही है प्रॉफिट के लिए, लेकिन काम जो इनकी जो ओरिजिन है और प्रॉफिट जो है किसी और फॉरेन कंपनी को जा रहा है। ठीक है, तो एक तरह से इंडियन मार्केट में कमाने के बाद भी गवर्नमेंट को टैक्स यहाँ पे नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो सर्टेन पोर्शन इस लॉ में लिखा गया है कि जो सर्टेन पोर्शन ऑफ टैक्स है और प्रॉफिट है वो आपको शेयर करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा जहाँ से आपने कमाया है, जहाँ से आपने कमाया है। फॉर एग्जांपल मेटा ने जो है इंडियन मार्केट से अगर कमाया है तो उसका प्रॉफिट जो है उसका टैक्स जो है इंडियन गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है।